मेन चीज चंद्रमा से आपका मन देखा जाता है, आप कितने स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, है ना। सब चीजें किससे देखते हैं, चंद्रमा से। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार बताइएगा आ रही है क्या, विजिबल है क्या। मैम एक जनरल क्वेश्चन था, यानी अगर जिसका चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा, तो इसका मतलब ये होता है क्या वो ज्यादा यात्रा करेंगे उस दौरान? बिल्कुल, कई बार यात्रा करेंगे भी होता है दीपिका जी, कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के योग अगर नहीं बन रहे होते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख करके ये कहा जाता है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, अगर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, तो हाँ, आपको यात्रा करनी चाहिए। ऐसे में ऐसे ओके, लोगों यानी को रेमेडी के तौर पर बताया जाता है। अगर व्यक्ति अच्छा को ठीक। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ट्रैवल करूं नहीं करूं, तो उसको हम कहते हैं कि चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है, भैया जाओ थोड़ा ट्रैवल करके आओ, घूम फिर के आओ, मन शांत होगा। ठीक है ना, फिर डिसीजन बनाने में ओ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। स्क्रीन विजिबल है, एक बार मेरे को प्लीज कंफर्म करिए, दिख रहा हाँ है। जी, यस, गुड। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। हाँ बात जी करते हैं जी मैम, ओके, ठीक रहेगा। बुध ग्रह की बात करेंगे आज। ठीक है, कुंडली में बुध ग्रह किस चीज के कारक होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बुध जो होता है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध माना जाता है। ज्यादातर समय सूर्य के आसपास ही रहता है, इसलिए अस्त माना जाता है, लेकिन बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए सभी कि बुध ग्रह को अस्त का दोष नहीं लगता है। ठीक है, बाकी सभी ग्रहों को लगता है, और इसीलिए क्योंकि बुध ज्यादातर समय अस्त रहते हैं तो उनके रिजल्ट भी फिर उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, और वो जिस भाव में बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं, उसी प्रकार के फल देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, पाप ग्रहों के साथ बैठेंगे तो पापी फल देंगे। ठीक है ना। बुध किस चीज के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। सबसे पहले हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा आईक्यू लेवल कैसा है, हम कितने लॉजिकल है, कितने लॉजिकल हम बात करते हैं, हम जवाब देने में कैसे हैं, क्योंकि वाणी का कारक भी बुध होता है। हम कितना फास्ट किसी को रिप्लाई करते हैं, हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसी हैं, हमारा व्यापार कैसा है, व्यापारी भी व्यापार वर्ग जो होता है उसका बुध बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो ये किससे देखते हैं, बुध ग्रह से देखते हैं ना। रिश्तों की अगर बात करें तो हमारी मौसी, हमारी बहन या पुत्री, जो बेटी होती है, वो सब बुध से देखी जाती है। ठीक है, स्त्रियां। ई कुंडली में किसका तार्किकता, यानी कि लॉजिकल, कितने लॉजिकल हैं हम बातों में, हम तो सामने वाले की बात का किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, कितने विश्लेषणात्मक है, यानी कि कितने ज्यादा हम बात को परख करके बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लुएंटली कुछ भी बोल दिया जो भी मुंह में आए, वो खराब बुद्ध के लक्षण होते हैं। अगर अच्छा बुद्ध है तो आप सोच समझ के बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि एक ही बार में सब शत्रु जो है वो आपके शांत हो जाएंगे, इस तरीके की वाणी आपकी होती है। ठीक है, अब बुद्ध किस चीज के कारक होते हैं, बुद्ध कारक होते हैं बुद्धि के, तर्क शक्ति के, गणित के, संवाद के, यानी कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ऐसे लोग मंच का संचालन बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोग लीडर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी बोलने की, कुछ लोगों की बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। लेखन क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं ऐसे लोग। पत्रकारिता में भी ऐसे लोग जा सकते हैं, ये उनकी फील्ड भी आ गई है। व्यापारी अच्छे होते हैं, व्यवसायी अच्छे होते हैं। ठीक है ना। बैंकिंग क्षेत्र जो होता है उसको भी बुध ही रिप्रेजेंट करता है। और लेख का हमने बता ही दिया है। आपकी जो स्किन होती है, स्किन एलर्जी, स्किन पर दाने, व्हाइट स्किन हो जाती है बहुत सारे लोगों की, जो व्हाइट व्हाइट हो जाती है जगह जगह से, वो भी बुध की खराबी की वजह से ही होता है। आपकी जो नसें होती हैं उनका भी कार्यकत्व कौन देखते हैं, बुध देखते हैं। संचार प्रणाली जितनी भी होती है सबका कार्यकत्व बुध के हाथ में रहता है। इनका रंग हरा होता है, हरी मूंग चढ़ाई जाती है, हरी मूंग का दान किया जाता है अगर बुध कुंडली में कमजोर होते हैं, और इसका रत्न होता है पन्ना। ठीक है, इसके अलावा बुध किस चीज के कारक होते हैं, बुध नपुंसकता के कारक होते हैं। ठीक है, अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो आप देखिए कि बुध कहाँ, कहीं बुध पंचम भाव का स्वामी तो नहीं है, कहीं बुध नवम भाव का स्वामी तो नहीं है, या बुध
पंचम भाव को देख तो नहीं रहा है ना? क्योंकि बुध नपुंसकता के कारक होते हैं। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे जितने भी होते हैं, छोटी 12 वर्ष की कन्याएं जो होती हैं या छोटे बच्चे सब प्रतिनिधित्व जो है वो बुध करते हैं। आप कितने हंसमुख हैं, आपका मुंह छोटी छोटी बातों पे तो नहीं बन जाता, मूड खराब तो नहीं रहता है, कितने हंसमुख हैं आप, आपकी कला है ना, आपकी पेंटिंग्स कैसी हैं, आप कितने अच्छे कलाकार हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, आप कितनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, जो बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं, स्टैंडिंग कॉमेडी, सबका सबका बुध स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। त्रिदोष बॉडी में वात पित्त और कफ तीनों का संचालन कौन करता है? बुध ग्रह करता है। ठीक है। हरियाली, जितने भी हमारे आसपास में हरियाली होती है, जिनके भी बच्चों की कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, उनका मन जो करेगा घूमने का वो करेगा जहाँ पर हरियाली बहुत होगी। जैसे कुछ लोगों का मन करता है जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, स्नो फॉलिंग होती है, इस तरीके की पहाड़ों में घूमने का मन करता है। लेकिन जिनका बुध अच्छा होता है उनका मन करता है हरियाली की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो लोग घास के आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा मैथमेटिशियंस होते हैं, प्रकृति के नजदीक रहते हैं, जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, पहाड़ होते हैं, सुंदरता का प्रतीक जो होता है सब बुध माना जाता है। ठीक है। अगर अगर किसी व्यक्ति का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है तो मतलब आप समझ जाइए कि उसकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो गई है। होम्योपैथिक दवाइयां जो होती हैं उनका प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह ही करता है। ऐसे लोग लेखन में तो अच्छे होते ही हैं, कवि भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कुमार विश्वास है, उनका बुध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो बोलने में भी बहुत अच्छा है और लिखते भी बहुत अच्छा है। वाक शक्ति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होगी, मीठा बोलते होंगे। और कुछ लोगों में जो बुद्धि की कमी आ जाती है, जो मानसिक रोग रोग जिनको होता है, स्पेशली जिसमें जो ब्रेन का प्रॉब्लम जिसमें आता है, ऐसे लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब रहती है, तब उनको जाकर के मानसिक प्रॉब्लम होती है। कई बार बुध और चंद्रमा जब कुंडली में साथ में बैठ जाते हैं और उस पर कहीं शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब बचपन से मानसिक रोगी होते हैं ऐसे जातक। तंत्र मंत्र ज्यादातर बुध के देख रेख में होते हैं, वशीकरण भी बुध के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गए बुध के कारकत्व। आप बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर मैं कुछ और चीजें बताती हूँ। अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जल्दी नर्वस हो जाते हैं, जल्दी ही वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, है ना, एकदम से घबरा जाते हैं। तो समझ जाइए कि बुध जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का कमजोर है। ठीक है। और ज्यादातर ऐसा बुध अगर राहु के साथ होता है तब ये वाला चीज ज्यादा देखने को मिलती है, या शनि के साथ होता है ना, पापी ग्रह के साथ अगर बैठा है तब थोड़ा ज्यादा होता है। सबसे अच्छे परिणाम बुध देता है जब वो सूर्य के साथ होता है, तो वो कुंडली में बुध आदित्य योग बनाता है। ठीक है। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न है? मैम बुध आदित्य योग यानी आई मीन वो आपको कैसे बेनिफिट, किस फील्ड में बेनिफिट देता है? बुध आदित्य योग जो होता है वो व्यक्ति को बोलने में बहुत स्ट्रांग बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग कुंडली में जिनके बुध आदित्य योग होता है वो जब भी कुछ बोलेंगे ना तो लोग इम्प्रेस होते हैं उनकी बातों से। वेरी इम्प्रेसिव वाणी उनकी होगी, और अपनी बात को वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। जैसे मेरी कुंडली में बुध आदित्य योग है, जैसे शिल्पी जी की कुंडली में भी बुध आदित्य योग है। तो अब आप समझ सकते हैं, हम लोग दोनों की आवाज आपने सुनी है, दोनों की वाणी आपने सुनी है, तो आप समझ सकते हैं ना, आगे का आइडिया आप खुद ही लगा सकते हैं। और बुध की मैं थोड़ी सी एक स्टोरी आप लोगों को सुनानी चाहूंगी, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली जो बुध के जो बच्चे होते हैं जिनके लग्न में बुध होता है, या बुध अगर कमजोर पोजीशन में आ जाता है, या बुध अगर अकेला बैठा है किसी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के साथ में, शुभ प्लेनेट के साथ में नहीं बैठा है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जिन पर बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है,
वो बच्चे ना कहीं बचपन से ही अपने माता-पिता से थोड़ा-सा अ, अलग कटे-कटे से रहते हैं। मतलब उन्हें कहीं न कहीं ये लगता रहता है अपने मन में हमेशा कि मुझे मम्मी-पापा का पूरा प्यार नहीं मिला। कहीं न कहीं मम्मी-पापा मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। उन लोगों को ये भी लगता रहता है कि मतलब मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, शायद मेरे भाई या बहन मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसकी वज़ह से कहीं न कहीं ना वो लोग थोड़ा-सा मतलब साइकोलॉजिकली कमज़ोर भी होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। इसका रीज़न एक्चुअली ये भी है कि बुध जो है वो जो गुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उनको प्रेम हो गया चंद्रमा से, तो चंद्र और वो चंद्रमा के साथ चली गई। तो चंद्रमा से वो गर्भवती हुई और उनके पुत्र हुआ चंद्रमा नाम का, बुध नाम का, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ ये था कि फिर गुरु जो है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए चंद्रमा के पास गए, तो तारा ने आने से मना कर दिया। तो दोनों में युद्ध हुआ, इसमें बृहस्पति में और चंद्रमा के बीच में। तो शुक्राचार्य और जो बाकी ग्रह थे वो सब आ गए, जो पापी ग्रह थे उन्होंने चंद्रमा का साथ दिया, और जो जितने भी शुभ प्लैनेट हैं वो सब उन्होंने गुरु का साथ दिया। तो हालांकि महादेव बीच में आए क्योंकि युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो महादेव आए, तो महादेव के समझाने पर तारा जो है वो बृहस्पति के साथ वापस चली गई, और चूंकि गुरु है बृहस्पति है तो उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय वो गर्भवती थी, और गर्भ में आने के बाद में उनके जो पुत्र हुआ वो उसका नाम हुआ बुध। अब जब बुध हुआ तो तारा से ये पूछा गया कि ये पुत्र है किसका, चंद्रमा का पुत्र है या बृहस्पति का पुत्र है। तो तारा ने कहा कि ये चंद्रमा का पुत्र है। तो क्या हुआ कि बुध को चंद्रमा ले गए अपने साथ में और अपनी पत्नी रोहिणी को दे दिया कि इसका पालन पोषण करिए। जब बुध बड़े हुए तो उन्होंने उनको उनके जन्म की कथा लोगों ने, जो आसपास रहने वाले थे, जो उनकी माताएं थी, उन्होंने सुनाई कि इस तरीके से तुम तो एक्चुअली में हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो तारा के पुत्र हो, लेकिन तुम बृहस्पति के पुत्र नहीं हो, तुम चंद्रमा के पुत्र हो। तो क्या हुआ कि वहां से बुध कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा से चिढ़ गए, उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि वो एक्चुअली उनके कहीं ना कहीं नाजायज पुत्र हो गए, है ना। तो वहां से वो अपना अस्तित्व तलाशने लगे, जिसकी वजह से गुरु ने भी उनको, बृहस्पति ने भी कई बार कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। तो वो पूरे मन से वो बृहस्पति को भी नहीं अपना सके, वो बृहस्पति के पास आ तो गए वापस, लेकिन उन्हें चंद्रमा को भी इसके लिए क्षमा नहीं किया कि जितनी मेरी माता दोषी है, माता को तो कोई इतना दोषी नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी मेरी माता दोषी है उतना ज्यादा चंद्रमा भी इस चीज के लिए दोषी है, चंद्रमा को उन्हें रोकना चाहिए था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुध और चंद्रमा की युति अगर कुंडली में होती है, तो ये कहा जाता है कि ऐसा जातक ज्यादातर मानसिक रोगी होता है, वो अपने आप को ढूंढता ही रहता है, वो तलाशी करता रहता है। डिपेंड करता है कि बुध की डिग्री ज्यादा है, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है। और चूंकि बृहस्पति देव जो है वो तो गुरु है, और वो सबको आसानी से माफ भी कर देते हैं, क्षमा भी कर देते हैं, तो उन्होंने बुध को ये मान करके कि बुध की इसमें कोई गलती नहीं है, और तो उन्होंने क्या किया, बुध को अपना लिया। बुध उन्हें पूरी तरह से नहीं अपना पाए, लेकिन ये कहा जाता है कि जिसकी भी कुंडली में बुध और गुरु एक साथ बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, और अपने ज्ञान का सही यूज भी करना जानते हैं। इसीलिए बुध और गुरु की युक्ति को बहुत अच्छा माना गया है, बुध और चंद्रमा की युक्ति को इतना अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टोरी है, इससे आप लोगों को मुझे लगता है बुध को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सब हाँ लोग? जी मैम। हाँ जैसे मैम, जी मैम, बताइए। मुझे पोस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए सॉरी मैं मैम? समझ जैसे नहीं दशा पाई। चली हुई है, अंतर दशा चली हुई है ना, हाँ जी। जैसे बहुत को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बुध क्या हो गए? मुझे ही आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, या आप लोग को आपस में भी नहीं आ रही है? मैम आपकी तो आवाज आ रही है। सिग्नल, नहीं, किसी किसी की ना सिग्नल जैसे मैम, प्रॉब्लम है। जैसे बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? रतिराम जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। शिवानी जी, इनके यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम मुझे है, आप इनको बोलो चैट में लिख दें। आप टाइप कर दीजिए रतिराम जी साइड में, मुझे शायद आपकी आवाज बिल्कुल बहुत ज्यादा कट कट के आपकी आवाज आ रही है ना। आप एक काम करिए, आप लिखिए साइड में, मैं पढ़ती हूँ आपका मैसेज। तब तक किसी और का प्रश्न है तो वो कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे।
या आप रीजॉइन करिए रतिराम जी, अगर आप कट के दोबारा जुड़ सकते हैं तो आप दोबारा से ज्वाइन करिए। मैम एक जनरल क्वेश्चन है, मैंने सुना कि सूर्य बुध आपकी कुंडली में तो होता है, बट उसे भी एक्टिवेट किया जाता है, या कोई भी ग्रह हो सकता है, वो के लिए उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, तो ये बात सही है, या जो आपकी कुंडली में है ग्रह वो आपको उस तरह के परिणाम या रिजल्ट देंगे ही देंगे, या उसे या फिर वो परिणाम के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है? एक्चुअली में होता ये है दीपिका जी कि कुंडली में सारे ग्रह हम लेकर के पैदा होते हैं। एक्टिवेट वो होते हैं अपनी दशा और अंतरदशा में। ओ, ठीक है ना, अच्छा। जैसे ही उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है, आप उसकी रेमेडीज करने लगते हैं और वो अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं। ठीक है ना। हाँ, किसी की कुंडली में अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है और उसके बावजूद भी ग्रह उस तरीके के परिणाम नहीं दे रहा है, तो आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा हाई है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा लो है तो उसको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, ताकि उसके एक्चुअल रिजल्ट्स हम मिल सके। तो हम रेमेडीज करते हैं कुछ, है ना। ओके, ठीक है मैम। हाँ। हाँ जी, बताइए रतिराम जी, बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बुध को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बुध को देखिए, ऐसे लोगों को बहुत ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए, हरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना। लेकिन बुध को स्ट्रॉन्ग कब किया जाता है? बुध को स्ट्रॉन्ग तब किया जाता है अगर आपका मंगल के साथ में बुध नहीं बैठा हुआ है, तब। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों शत्रु हैं। तो अगर मंगल रेड कलर होता है तो आप उसके साथ में ग्रीन नहीं चला सकते, है ना। कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों साथ में नहीं बैठे हो, तब आप बुध को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। अगर बुध आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है तो फिर रेमेडीज नहीं करने की जरूरत होती, फिर आप अपनी वाणी को बहुत अच्छे से सोच समझ के इस्तेमाल करिए। आप हरे कपड़ों का इस्तेमाल करिए, हरे कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनिए। अगर और भी कपड़े आप पहन रहे तो आप एक हरे रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं, अपने हाथ में हरे रंग का धागा पहन सकते हैं। सुबह उठ करके हरी घास पर चलिए नंगे पैर, सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। हरी मूंग का दान करिए। अगर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है बुध, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए उसका दान करिए। ठीक है ना। अगर बहुत कमजोर है तो आप मंत्र जाप करिए, है ना। इस तरीके से करते हैं। ठीक है। कोई भी रेमेडी उस प्लेनेट के अंशों को देख करके की जाती है कि कितना स्ट्रांग है कितना कमजोर है। ठीक है। मेल की फीलिंग होती है। जी, ना शुक्र के साथ है। आप टाइप कर दीजिए रतिराम जी, आपकी आवाज सही में आज नहीं आ रही है। आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ पे नेटवर्क का। आप टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। चलिए, सारे के सारे कॉपी खोलिए और कुंडली बना लीजिए जरा। 3-4 कुंडलियां बनाइए फटाफट। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, बताइए। अगर जिसका बुध या कोई भी प्लैनेट अगर स्ट्रांग है, तो वो रेमेडी यानी वो दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे अगर समझे किसी का गुरु स्ट्रांग है, तो मैंने सुना है कि उनको गुरु की चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए, दान नहीं बुध करनी चाहिए। स्ट्रांग है, नहीं नहीं, देखिए, जो भी प्लेनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमें इसलिए रिजल्ट नहीं दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, हमें उतने स्ट्रांग की जरूरत नहीं है। ओके, यानी अगर बुध एग्जाम्पल के लिए अगर बुध स्ट्रांग है, तो आप वो हर मूंग डोनेट कर सकते हो, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। देखिए, जो लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट होता है या लग्नेश होता है, उसका दान नहीं किया जाता। उसके अलावा सबका दान आप कर सकते हैं। अच्छा, जो लग्न या लग्नेश, हाँ, उनका दान नहीं। लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट हो या लग्नेश हो, इन दोनों का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका रीजन होता है कि लग्नेश मतलब लग्न मतलब मैं, मेरा शरीर, है ना। तो आप अपने शरीर का दान किसी को नहीं कर सकते। ठीक है ना। रतिराम जी, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया ना, ये हम दशा, अभी आप लोग इस बात को नहीं
नहीं समझ पाएंगे ना। 10th हाउस में बुध बैठा है शुक्र के साथ, तो वो एडवांस का पार्ट हो गया ना, ये फलित का पार्ट हो गया। ये मैं फलित में आप लोगों को सिखाऊंगी पूरा। ठीक है, तो केवल लग्न और लग्नेश को छोड़ करके बाकी सारे प्लैनेट्स का, बाकी सारे भावों के लॉर्ड का आप लोग दान कर सकते हैं। ठीक है, केवल अपने लग्न का नहीं किया जाता है। लग्न लग्नेश और लग्न में बैठा ग्रह। ठीक है, मैम पूरा एग्जैक्टिव वे में समझाएंगे लग्न और लग्नेश में क्या डिफरेंस? मैं बताती हूँ ना आपको। कुंडली खोली ना मैंने, आप कुंडली बनाइए, बताती हूँ। कुंडली बना ली सबने? कविता जी कहाँ हैं आज आप भी पढ़ाई से मन चुराने लगी है ना? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था ना, क्लास है, अभी आके मंदिर गई हुई थी, लौट के ही जब देखा मैसेज फटाफट समेटना पड़ा हर चीज को। अच्छा, काफी पहले तो मैसेज डाल दिया था मैंने, लगभग मैम 2 घंटे। और कई बार मैंने तो कहीं इनफैक्ट सैटरडे को क्लास होगी शायद कई दिन पहले डाला नहीं था। मैम, आपने मैसेज किया था ना, मैं सीधा मंडे को लूंगी, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी अच्छा, शायद। सबके लिए सरप्राइज हो गया ना आज। हाँ हाँ, जी, मुझे समझ। इसीलिए मुझे एक्चुअली पता मुझे नहीं पता है था ना क्या तो। नहीं, मैं आप लोग को बताती हूँ मुझे कंफ्यूजन क्या हुआ। मुझे ये हुआ कि फ्राइडे को मैं सैटरडे सोच रही थी एक्चुअली में। ये आज का दिन का गैप ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कहीं पे। मेरे को खुद का दिन का कंफ्यूजन हो गया। फिर मैंने सोचा काफी दिन का गैप हो जाएगा तो आज ले लूं। ठीक है, हाँ, चलिए। तो थोड़ा इसीलिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना एकदम से। हाँ, ये तो मैं समझ रही हूँ, पर मैंने कहा कि फिर बहुत गैप हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है, ये जो हाउस है ये हमारा हाउस है लग्न हाउस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लग्न। ये कौन सी का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 नंबर है यानी एक मेष नंबर। राशि। एक नंबर का लॉर्ड कौन है? मंगल है और मेष राशि। मंगल। ठीक है, अब ये जो है ये तो हो गया लग्न, और इसका जो स्वामी है ये होगा लग्नेश। लग्न का ईश, लग्न का स्वामी कौन होगा? लग्नेश। अच्छा जी, लिखिए समझा मैं। इसको, लग्नेश। अगर यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी होगी तो इसका लग्नेश कौन होगा? शुक्र। शुक्र। ठीक है, अब क्लियर है दीपिका जी? हाँ जी मैम, अब क्लियर। हाँ, अब ये देखिए 2 नंबर राशि लिखी है हमारे दूसरे भाव में, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयेश, क्योंकि ये द्वितीय भाव है। द्वितीयेश, दूसरे भाव का ईश, द्वितीय भाव का ईश यानी द्वितीयेश। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं शिल्पी जी? हाँ जी। धनेश, क्योंकि धन भाव है ये। धन भाव होता है ना, तो धन भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? धनेश। कुटुंबेश भी कह सकते हैं। जो भी इनके कारकत्व मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं उन सब के आगे एश लगा दीजिए। ठीक है, समझ आ गया दीपिका जी? यस मैम। ऐसे तीसरा भाव है पराक्रम का, तो पराक्रम का मतलब है पराक्रमेश। और कौन होगा पराक्रम भाव का स्वामी? बुध। कौन सी राशि है? यस, पराक्रमेश कौन होगा? बुध। अगर बुध कहीं भी बैठा है पूरी कुंडली में, बुध यहाँ बैठ गया, दीपिका जी देखिए ध्यान से इधर, 1 मिनट अपनी कुंडली छोड़िए, इधर देखिए। बुध अगर यहाँ आकर के बैठ गया 11th हाउस में, मैं आपसे पूछूंगी, बताइए दीपिका जी पराक्रमेश कहाँ बैठा है कुंडली में? आप क्या बताएंगी? 11वें भाव। यस, वेरी गुड। अब आप समझ रही हैं इसका मतलब। बताइए लग्नेश कहाँ बैठा है? 8वें भाव। 8वें भाव में, और 8वें भाव में ये अष्टमेश भी तो हुआ, ओके हाँ। क्योंकि अष्टम भाव है ना, तो अष्टम का स्वामी अष्टमेश, क्योंकि 8 नंबर राशि भी तो है मंगल की।
समझ गए मेरी बात? अब मंगल यहाँ करके बैठ गया। कविता जी, अष्टमेश कहाँ बैठा है? व्यय कविता जी, हाँ जी मैम, व्यय के भाव में बैठा है 12th हाउस में। लग्नेश कहाँ है? मैम लग्नेश तो फर्स्ट में है। मैम सॉरी, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अब बताइए लग्नेश कहाँ है? रतिराम मैम जी, लग्नेश कहाँ है? फर्स्ट हाउस में लग्नेश। कहाँ है? कहाँ लिखा है बताइए, कहाँ है लग्नेश फर्स्ट हाउस में? ये लग्नेश भी तो हुआ। ओके मैम। फर्स्ट का स्वामी, फर्स्ट नंबर अच्छा, का स्वामी कौन है? मंगल है ना? जी मैम सॉरी। हाँ, तो अपने से 12वें भाव में आकर के बैठ गया ना, ओके। और अष्टमेश होकर के भी बैठ गया यहाँ पर। चौथे के स्वामी को कहेंगे चतुर्थेश। अब बताइए यहाँ पर चतुर्थेश कौन सा ग्रह होगा? दीपिका जी, हाँ, चंद्रमा। अभिषेक जी, यस मैम, चतुर्थेश कहाँ बैठा है? ये 10वें भाव में। 10वें भाव। वेरी गुड। इसको सुखेश भी कहेंगे क्योंकि सुख भाव भी है ये, ओके। सुखेश भी कह देंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपसे कभी भी पूछता है, मान लीजिए वो आपका ये नाम नहीं लेता है जो मेन है, इसके अलावा पर्यायवाची पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब चीजें, ठीक है। एक एक चीज समझा रही हूँ, इसीलिए ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सुखेश कहाँ, कौन है यहाँ पर? चौथा घर। हाँ सॉरी, सुखेश कौन सा चतुर्थ, ग्रह है? चौथा घर। चौथा ग्रह तो है, चौथा घर तो है चंद्र। कौन सा ग्रह है? ग्रह का नाम बताइए ना, सुकेश कौन सा है? ये तो चंद्र। चंद्रमा, चंद्रमा। कर्क यस चंद्रमा। यस, ठीक है। अब ये आ जाइए यहाँ पर, हम कहेंगे सुतेश या फिर पंचमेश। पंचमेश, श्रुतेश, बलेश। बताइए कौन सा ये ग्रह तो है? सूर्य। सूर्य। गुड। अब बताइए सुतेश कहाँ बैठा हुआ है? कौन बताएगा? सप्तम हाउस रतिराम जी में। बताएंगे, रतिराम जी बताइए सुतेश कहाँ बैठा है? रतिराम जी है नहीं क्या? ये 7वें घर में मैम। 7वें घर में। वेरी 7वें गुड, घर में। वेरी गुड। अब ये हो गया हमारा रोगेश, षष्ठेश। कौन सा ग्रह है रोगेश, बताइए। दीपिका जी, कन्या। कन्या और मैम बुध। राशि कन्या। नहीं राशि नहीं पूछ रही हूँ, ग्रह। मैम बुध है शायद, राशि बुध। नहीं बताई जाती है, ग्रह का नाम बताया जाता है। रोगेश मतलब उस राशि का स्वामी। ईश यानी का बुध। मतलब क्या होता है? ईश का मतलब होता है रोग प्लस ईश। ईश का मतलब हमेशा होता है, हम ईश्वर की करते हैं ना प्रार्थना, ईश जी मतलब जी स्वामी होता है ना, वो हमारे स्वामी है, हम सबके स्वामी है ना। तो कौन हो गया? ये हो गया रोगेश, ठीक है। तो कौन है रोगेश? रोगेश का ये राशि का नहीं बताएंगे, आप राशि के स्वामी का नाम बताएंगे, बुध। सीधे सीधे बताइए, यहाँ राशि लिखी है, राशि का स्वामी फटाक से बताइए एकदम से, बुध। ठीक। षष्ठेश कौन है? अब बताइए बुध। दीपिका जी। ये तो शुक्र है मैम। षष्ठेश कौन है? अच्छा, 6 पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, वो बुध है मैम। बुध है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए,
नवमेश कौन है? ये शुक्र है। शुक्र है। ठीक है, अष्टम का आपको पता चल ही गया है ना। अष्टम को हम गुप्तेश भी कह सकते हैं क्योंकि ये गुप्त भाव भी होता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने नाम लेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कौन सा प्लेनेट है, कौन सा ग्रह है यहाँ पर? गुप्तेश कौन सा ग्रह होगा? मैम मंगल। मंगल। हम्म, बताइए नवमेश कौन सा ग्रह है अभिषेक जी? क्या मैम? नवमेश कौन सा ग्रह है? नवमेश कौन सा क्या है यहाँ गुरु। पर? गुरु। दीपिका जी? सही है। धर्मेश, धर्मेश कौन सा ग्रह है? गुरु। गुरु। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हाँ जी मैम। ऑलराइट, ठीक है। दशमेश कौन सा ग्रह है बताइए? मैम शनि। दीपिका जी? शनिदेव मैम। शनिदेव। ठीक है, अब आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगी। बताइए मुझे। नहीं मैम, अब समझा। अब समझ में आ गया ना? लाभेश, एकादशेश, इसके लिए ना आपको जो हिंदी वाली काउंटिंग होती है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश, बस इतने तक ही, द्वादशी तक ही याद करना है ना, उसको कर लीजिए याद। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा। एकादशेष किसको कहते हैं बताइए, कौन है यहाँ एकादशेष? ये भी शनिदेव। लाभेश कौन है? रतिराम जी? रतिराम जी? रतिराम जी? चलिए, व्ययेश बताइए। मैम गुरु। व्ययेश को द्वादशेष भी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इरेज कर दो उसको। हाँ जी मैम। नहीं मैम, Yes. 11। मतलब क्लियर है ना यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, भावों की संज्ञा लिखिए फटाफट। कौन से भाव को, कौन कौन से भावों को क्या क्या संज्ञा दी गई है ज्योतिष में? लिखिए, कॉपी पेन उठाइए अपना। ऑलराइट, ये जो पहला भाव है, ये वाला, चौथा, सातवां और 10वां, इनको हम बोलते हैं केंद्र भाव। लिखिए फटाफट। एक, लिखिए, 1, 4, 7 और 10, ये होते हैं केंद्र भाव। लिखिए, केंद्र, 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 केंद्र।
जब हो जाए बता दीजिएगा। हो गया मैम। हो गया? ठीक है, सबका हो गया? कविता जी, रतिराम जी, हाँ जी हाँ जी, हो गया। अभिषेक जी, हो गया? ठीक है। अब देखिए, जो ये पहला भाव है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग भाव माना जाता है क्योंकि ये हमारा शरीर है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट भाव। ये जितने भी बाकी के 11 भाव हैं, ये सब कुछ मिला करके इसमें अकेले में आते हैं। ठीक है, इस भाव को हर चीज में इन्वॉल्व किया जाता है। अब पहला भाव ये वाला, इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं। पहला, पांचवा और नवा भाव, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। देखिए, पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। चौथा, सातवां, 10वें को केंद्र कहा जाता है। पहले, पांचवे और नवे, ये ये हो गया एक ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। 159 त्रिकोण भाव। जब हो जाए बता देना। हो गया। हो गया, हो गया मैम। हो गया? देखिए, हो गया मैम। 6, 8 और 12 को त्रिक भाव। 6, 8 और 12 ना मैम? यस, त्रिक। मैम 6, 8, 12 को त्रिक। त्रिक, ये देखिए मैंने लिखा भी है, त्रिक। हो गया? हाँ जी। हाँ जी मैम। हो गया मैम। ठीक है। 2, 5, 8 और 11, इनको हम कहते हैं पणफर भाव। पणफर यानी कि केंद्र के जस्ट अगले वाले जो भी भाव होंगे उनको हम पणफर भाव कहते हैं। जैसे ये पहला केंद्र है तो उसके बाद दूसरा आएगा, ये पणफर होगा। ये चौथा केंद्र है तो ये पणफर होगा। इसको एक बार आप लोग सामने देख के समझ लीजिए। फिर सातवां केंद्र है तो आठवां पणफर होगा, और 10वां केंद्र है तो 11वां पणफर होगा। लिखिए, हो गया मैम। ओके। 3, 6, 9 और 12। अब 3, 6, 9, 12 क्यों? केंद्र भावों से जस्ट पहले वाले भाव। अपोक्लिव, ये केंद्र भाव है, इससे पहले वाला ये हो गया। अपोक्लिव, ये मैम वाला इसको क्या बोलेंगे? 3, 6, 9, 12 को 3, 6, 9, 12 को अपोक्लिव। क्या? आपो, मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, आपो क्लिव, ये देख करके लिखिए।
लिखिए, अपोक्लिम हो गया। हाँ जी। अब लिखिए उपचय भाव। 3, 6, 10 और 11 को उपचय भाव कहते हैं। 3 6 12 3, 6, 10, 11 कौन सा भाव मैम? 3 इसको बोलते हैं उपचय भाव। उपचय, उपचय, उपचय भाव। उपचय। 3, 6 और 11 भाव को लिखिए। त्रि षड आय, त्रिषड आय। उपचय में बता देती हूँ। 3, 6, 10 और 11 को कहते हैं उपचय। जब सबका हो जाए यहाँ तक तो एक बार मुझे बता देना। हो गया मैम। हो गया। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो सब आपको करना है याद, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं और लिखाती हूँ एक्स्ट्रा, जो आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। ये कुंडली है। थोड़ा ऐसे बन गई है, रफ है ना, वो वाली कुंडली है। चलिए देखिए, अब हम इस कुंडली को, ये जो कुंडली होती है, इसको हम 4 पुरुषार्थ में बांटते हैं। 4 पुरुषार्थ आपको पता ही होंगे। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, काम मोक्ष यही ना मैम? यस, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मोक्ष। ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ मानव के जीवन के साथ आते हैं और मानव के साथ ही चले जाते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे चारों पुरुषार्थ हमारे साथ चलने लगते हैं और इसी तरीके से हम कुंडली को भी 4 पुरुषार्थों में बांटते हैं। तो पहला जो त्रिकोण बनता है हमारा, वो बनता है धर्म में आता है 1, 5 और 9 का, यानी कि 1, 5 और 9, ये होता है धर्म त्रिकोण। लिखिए, नोट करिएगा। ठीक है, हो गया। देखिए, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1, 5, 9। मैं आपको पूरा जितने अच्छे से समझा सकती हूँ ना, उतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कहीं भी, क्योंकि अभी आप लोगों को आगे फिर फलित भी सीखना है। अगर बेसिक ही नहीं सीख पाएंगे ना, तो फलित में गड़बड़ा जाएंगे।
हो गया यहाँ तक? हाँ ट्राइंगल भी जी बना मैम। सकते हैं आप साथ में, ये वाला त्रिकोण भी बना सकते हैं। उसमें लिखिए एक तरफ 1 फिर 5 फिर 9, ऐसे बनाते चलेंगे तो और इजी हो जाएगा समझना। दूसरा त्रिकोण अर्ध त्रिकोण, 2 6 10, 2 6 10, ये हो गया अर्ध त्रिकोण। अब ये कैसे बनेगा? इसका ऐसे, ये वाला ट्राइंगल ऐसे बनेगा, 2 6 10। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, तिबारा पूछ लेना, मैं बार बार बताऊंगी, है ना? लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू मैम, नहीं आप भी तो समझ रहे हैं मैम। ठीक है, आगे हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट बोलूं? हाँ हाँ जी जी। मैम। काम, काम लिखिए, तीसरा, सातवां और 11वां, 3 7 11। इसका ट्राइंगल कैसे बनेगा? ऑपोजिट साइड में। यस, 3 7 11। अब बचा लास्ट वाला हमारा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण कौन सा बचा? बताइए, कौन बताएगा? कोई तो बता दो यार, इतना मैंने समझा दिया, ऐसे मेरी नाक तो मत मैम फोर्थ, नाइन्थ और 12th। 4th 8th एंड 12th। हाँ सॉरी 8th और 12th। लिखिए मैम 4 ये एल के ऑपोजिट बनेगा ना। 8 और 12। ये 4 बनेगा ऐसे, ऐसे, ऐसे। 4 8 सॉरी 12 और 8 बनाइए। ये आप लोगों को जो भी मैं सिखा रही हूँ ये फलित में जबरदस्त तरीके से काम आने वाला है। और ये वो चीजें हैं जो हर कोई नहीं बताता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये हमने भी नहीं पढ़ा, ये मैंने बाद में, बहुत बाद में स्टडी किया खुद से। बहुत हेल्प करेगा। जो भी प्लैनेट्स इन त्रिकोणों के अंदर बैठते हैं उसी तरीके की इंसान की प्रकृति होती है। अब आप समझ रहे हैं कनेक्शन? जी मैम। ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट अगर हमारे धर्म त्रिकोण में बैठेंगे तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? हाँ जी मैम। धर्म का मतलब होता है 159, यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होती है, कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा व्यक्ति पैदाइशी लेकर के पैदा होता है, ठीक है ना? स्पेशली इस भाव पर किसका आधिपत्य ज्यादा रहता है? देखिए 1 नंबर जो है मंगल का, 5 नंबर सूर्य और 9 नंबर गुरु का। मंगल, सूर्य और गुरु से प्रेरित ये लोग ज्यादा होते हैं और जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जो हुए हैं उनका धर्म त्रिकोण बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। जो बच्चे पैदा होते ही जो है कुछ टाइम के बाद ही उनका नाम आ जाता है कि ये हनुमान चालीसा सुना देते हैं, पूरी की पूरी रामायण रामचरितमानस कंठस्थ है, ये है वो है। वो सब कैसे होते हैं? क्योंकि उनका धर्म त्रिकोण बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। गुरु, सूर्य, मंगल, ज्यादातर ग्रह उनके इन भावों में बैठे होते हैं।
समझ गए? तो ऐसे व्यक्ति का धर्म त्रिकोण एक्टिव होगा, तो आप उसकी प्लैनेटरी पोजीशन देख करके बता सकते हैं। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ में आते हैं हमारे 2, 6 और 10। 2, 6 और 10, 2, 6 मतलब यानी कि अर्थ भाव। अर्थ का मतलब है कि धन कमाने की प्रवृत्ति। अर्थ मतलब काम करना, ज्यादा से ज्यादा कर्मेश ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 10वां भाव आ गया इसके अंदर, दूसरा भाव आ गया, यानी दूसरा भाव मतलब धन कमाने की प्रवृत्ति, है ना। 10वां भाव मतलब काम करना। छठा भाव मतलब सभी प्रकार के शत्रुओं पर कंट्रोल करके, अपने शरीर पर कंट्रोल करके, अपने शत्रुओं पर कंट्रोल करके, कंपटीशन आदि को क्लियर करके, ऐसा व्यक्ति जो है उसमें अर्थ यानी कि कमाना, कमाने के नए नए तरीके सोचना, वो व्यक्ति जो है उसका जो जीवन है वो धन के आसपास ही रहेगा। वो जो है वो व्यक्ति कर्मठ व्यक्ति होगा, किसी भी प्रकार का कर्म करा लो उससे आप, किसी भी प्रकार का, है ना। वो मजदूरी भी कर लेगा धन कमाने के लिए। और उसके बाद ऐसे लोग नीचे से उठ करके बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। बहुत बैंक बैलेंस होता है ऐसे लोगों का, जिनके ज्यादातर जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ भाव में बैठे होते हैं। अर्थ त्रिकोण कौन सा होता है? 2, 6 और 10। ठीक है। बहुत कर्मठ होते हैं और धन कमाने के प्रति उनका बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। तीसरे में आ जाइए, काम भाव। काम का मतलब ये नहीं है कि काम मतलब प्रेम की जिज्ञासा और सेक्सुअल रिलेशनशिप की जिज्ञासा। काम का मतलब ये नहीं, काम का मतलब है पुरुषार्थ। यानी कि तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव पराक्रम का भाव है ना। तो जब जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा वंग में आता है, सबसे पहला पराक्रम वो वही दिखाता है, क्योंकि सबसे पहला ब्रेथ वो जब दुनिया में आकर के रोता है, सबसे पहला पराक्रम वो वहीं से दिखाता है, वहीं से उसका साहस शुरू हो जाता है। यही से हमारे भाई बहनों के साथ में हमारा जो जीवन है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। 3, 7 और 11। 7वां भाव हमारे पति या पत्नी का, है ना। 11वां भाव लाभ का, यानी कि हमारी इच्छाएं, इच्छाओं का भाव, ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं, अब ये भी कर लूं, अब ये भी कर लूं, ये तो रह ही गया, है ना। घर बना लूं, अब घर छोटा है, 2 कमरों का है, 3 कमरों का बनाऊंगा, फिर 4 कमरों का बनाऊंगा। बैंक बैलेंस आज 1 करोड़ है, कल को 2 करोड़ भी बनाना है। ठीक है। ये सब क्या है? काम है। काम का मतलब है इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं जो पैदा होते ही शुरू हो जाती हैं। भूख लगी है, दूध की इच्छा है, दूध का मन नहीं कर रहा, अच्छा अच्छा खाना खाना है, क्या है? सब इच्छा ही तो है ना। हमारे अंदर से इच्छाएं पैदा हो गई है। ठीक है। तो क्या हो गया? काम भाव कौन सा हो गया? काम त्रिकोण 3, 7 और 11। अंतिम त्रिकोण है हमारा मोक्ष का त्रिकोण। आप देखिए हमारा जो जीवन है वो इन्हीं 4 त्रिकोणों के आसपास घूमता रहता है। मोक्ष का त्रिकोण है चौथा, 8वां और 12वां। चौथा क्यों? क्योंकि माता के गर्भ से हम पैदा हुए, सारे सुख यही मिले, माता के गर्भ में ही मिले, बिना मांगे पानी मिला, बिना इच्छा के खाना भी मिला, सब कुछ मिला, जीवित रहने के लिए जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिला, हमारी माँ ने हमें दिया, है ना। उसके बाद अष्टम भाव आ गया, मृत्यु का भाव, जिसे हम साथ में, जैसे हम अपना पैदा होना साथ में लिखवा के लेके आए हैं, ऐसे ही हम अपनी मृत्यु भी साथ में लेकर के आए हैं। कहाँ होगी? किन परिस्थितियों में होगी? घर से दूर होगी, घर के पास होगी, किन जो है किसके साथ में होगी? अकेले जाएंगे, रोक काट के जाएंगे, या ऐसे ही चले जाएंगे, कम समय में, ज्यादा समय में, सब कुछ हम लिखवा करके लेके आए हैं। 12वां भाव शैया सुख का भाव, मोक्ष का भाव, इसको मोक्ष त्रिकोण में सबसे प्रबल त्रिकोण माना जाता है। 12वां भाव कहते हैं कि अगर आपको वाकई में मोक्ष चाहिए, जीवन के अंत में सारी इच्छाएं, आत्मा का जो चक्र है वो कहाँ घूमता रहता है? मोक्ष के आसपास में। हम सारी जिंदगी कैसे भी काम करें, लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं कि भाई वानप्रस्थ आश्रम का जो है जीवन जियो, और बाद में भगवान का नाम लो, सारे तीर्थ कर लो, सब कुछ कर लो। क्यों? क्योंकि लास्ट में इंसान को मोक्ष की इच्छा होती है। कहते हैं कि अगर 12वां भाव आपको बहुत एक्टिव करना है, अपना मोक्ष भाव बहुत अच्छा करना है, तो आपको चतुर्थ को और अष्टम को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। यानी कि चौथा भाव इच्छाओं का भाव, सुख का भाव, सुख को कम कर दीजिए, बेड छोड़ दीजिए, जमीन पर आकर के सोने लगी है। यानी कि जैसे जैसे आप सुखों का त्याग करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो जीवन है, आपका जो उद्देश्य है वो मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो 4, 8 और 12 मोक्ष त्रिकोण। ठीक है। तो हमारा सारा का सारा जो जीवन है वो इन्हीं चारों त्रिकोणों के आसपास घूमता रहता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। आज मैंने आपको सारे भावों की संज्ञाएं भी बता दी हैं और चारों त्रिकोण भाव भी बता दिए हैं। अब आप लोगों का काम है, कल की आपकी छुट्टी है, परसों क्लास होगी, तो सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और क्लास में तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। ठीक है, मैम इसका वीडियो डाल दीजिएगा। बिल्कुल डाल दूंगी इसका वीडियो। क्लियर है यहाँ तक? दीपिका जी, कविता जी, रतिराम जी? हाँ जी मैम, क्लियर है मैम।